like a Hellcat. ठीक है बच्चों, तो हमारे जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स चल रही थी उनको कंटिन्यू करते हैं, है ना। और पहली बात तो ये बच्चों कि ये जो वीडियो अब चल रही हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स की, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, कंप्लीट देखें और ध्यान से समझें चीज़ों को, क्योंकि हर पॉइंट में कहीं ना कहीं हमारा बेस छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। चलें बच्चों, तो हमने जो अभी टॉपिक कवर किए हैं वो एक्सपेंडिचर्स को समझा है अभी। यानी एक्सपेंडिचर्स होते कितने तरह के हैं, है ना। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। अब एक टर्म्स और आती थी साथ में कि एक्सपेंडिचर्स तो समझ लिया, लेकिन ये एक्सपेंस क्या होता है ना। तो एक्सपेंस यानी नंबर 2 है, ये पहला एक्सपेंडिचर समझा, सेकंड में एक्सपेंस समझते हैं। तो बच्चों पहले जो मैंने एक्सपेंडिचर आपको नोट कराया था वो निकालिए। क्या था एक्सपेंडिचर के अंदर? एक्सपेंडिचर के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, और डेफर्ड को तो अलग ही कर देते हैं, वो तो पार्ट हो जाता है इसका, और बाकी को आगे भेज देते हैं। तो फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम कहें कि एक्सपेंडिचर क्या होता है तो उसमें ये दोनों टर्म्स होती हैं, तीसरी भी होती है, लेकिन तीसरी को मैंने इसलिए नहीं लिखा थर्ड को कि थर्ड का एक पार्ट यानी जो इस साल ट्रांसफर होने वाला है वो तो बन जाता है रेवेन्यू, बाकी अगले साल के रेवेन्यू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए जो डेफर्ड कर दिया है उस साल के लिए रेवेन्यू हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर वो रेवेन्यू ही रहता है, चाहे वो इस साल के लिए हुआ हो या नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ हो। इसलिए मैंने 2 टर्म्स लिखी हैं, या तो वो कैपिटल होंगे या रेवेन्यू होंगे। कैपिटल कौन कौन से थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। ठीक है बच्चों, इसमें दोनों में से कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस इंक्लूड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी किन को एक्सपेंस कहेंगे? जो इस कैटेगरी में आते हैं, बस ये सिर्फ ये एक्सपेंस होंगे जो रेवेन्यू की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल और रेवेन्यू होते हैं दोनों, उन्हें को मिलाकर एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक्सपेंस में सिर्फ ये होते हैं, यानी क्या हो सकते हैं फिर इनके एग्जाम्पल? सैलरी, है ना, रेंट, इंटरेस्ट एटसेट्रा, है ना, ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो 2 हो गए ये टर्म्स, 2 टर्म्स को नोट कर लो इन्हें। ठीक है, एक और टर्म्स समझते हैं हम। एक टर्म्स होते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, यानी हम बार बार फर्स्ट चैप्टर में एक वर्ड पढ़ रहे होंगे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट दोनों का मीन्स क्या होता है? ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, है ना बच्चों। मानो ए, ये मिस्टर ए है, इसने सेल करी, यस ये लो, ये इसका बिजनेस है ना। इसने सेल कर दी, किसको? इसको, मिस्टर एक्स को, है ना। इससे तो कोई मतलब नहीं है। यहां देखते हैं लेन देन किसके बीच में हुआ? इस बिजनेस के बीच में और एक्स के बीच में। ठीक है, तो इसने जो सेल की इसको, या तो कैश सेल करी होगी या क्रेडिट सेल करी होगी।
क्रेडिट सेल मीन्स उधार बेचा होगा, दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। अब दोनों बातों में यहाँ ट्रांजैक्शंस क्या है, इवेंट क्या है, ठीक है। तो इवेंट क्या है, इवेंट है ये सेल, यानी हुआ क्या एक्चुअल में, सेल हुई, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस क्या है कि जब बिजनेस ने मिस्टर एक्स को बेचा, मान लेते हैं कि कैश बेचा है, अभी हम एग्जांपल में ये मानकर चल रहे हैं कि कैश बेचा है, तो बिजनेस ने क्या करा होगा, इसको गुड्स दिया होगा, है ना, गुड्स ही तो दिया होगा, और इससे क्या लिया होगा, कैश लिया होगा, यही तो हुआ। यानी लेन देन क्या हुआ, दिया गुड्स और लिया कैश, ये क्या है, ये ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है बच्चों। इवेंट क्या है, सेल, ट्रांजैक्शंस क्या है, क्या लिया और क्या दिया, ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इसको देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस हमेशा क्या होंगी, ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो बेसिस ऑफ सेटलमेंट, यानी हमें ये देखना है कि इनका जो सेटलमेंट होगा, भाई इवेंट को तो हमने बिल्कुल अलग कर दिया कि सेल हो गई, है ना, तो हम ये देखते हैं कि एक तो इनका सेटलमेंट कैसा हो सकता है, या तो कैश होगा, अभी बताया, या क्रेडिट होगा, है ना, या तो कैश होगा या क्रेडिट होगा। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये देखो हमने सेल करी, ट्रांजैक्शंस भी तो दो तरह की हो सकती हैं, या तो बिजनेस बाहर वालों से डील कर रहा है, उनसे गुड्स खरीद रहा होगा या उनको गुड्स बेच रहा होगा, ठीक है, कुल मिलाकर कुछ भी लेन देन कर रहा है बाहर के लोगों से कर रहा होगा, तो वो क्या हो सकती हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, या तो वो एक्सटर्नल होंगी या इंटरनल होंगी, ठीक है। इंटरनल क्या क्या होती हैं भाई, एक्सटर्नल तो समझ में आती हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल था ये एक्सटर्नल थी, बाहर के लोगों से की थी, लेकिन इंटरनल क्या हो सकती है, तो इंटरनल ट्रांजैक्शंस में हम बाहर के लोगों से लेन देन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो भी कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो हमारे यहाँ पर ही हो रहा है। कैसे समझे, हमने एक फर्नीचर खरीदा, या ये समझो कि एक कार खरीदी, बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक कार खरीदी जिसकी जो प्राइस थे वो 2 लाख रुपए थे, ठीक है। अब वो कार जैसे ही हमने खरीदी होगी, खरीदते के साथ ही 1 साल बाद या 1 महीने बाद उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो क्या हुई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। तो कार हमारे लिए एसेट है, ठीक है। तो जब भी एसेट की मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है, उस डिक्रीजिंग वैल्यू को, मानो 1 लाख की हमने खरीदी, उस पर 20,000 रुपए की वैल्यू उसकी डाउन हो गई, किस लिए हुई होगी, या तो वो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से हुई होगी या यूजेस की वजह से होगी, हमने यूज़ करी होगी, उसको किलोमीटर चला लिया होगा, इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू घटी, यानी किसी भी फैक्टर से उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। तो ये जो डेप्रीशिएशन लगाया है हमने, उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, तो है तो वो भी ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्योंकि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस फिर कौन सी हुई, वो इंटरनल ट्रांजैक्शन, है ना। तो इसको हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डेप्रीशिएशन इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सेल, परचेज एटसेट्रा, ठीक है। तो नोट कर लो बच्चों, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। तो बच्चों हमने ये ट्रांजैक्शन समझी, ये सेटलमेंट हो गया। अब इस ट्रांजैक्शंस में एक ट्रांजैक्शन होती है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, यानी सिर्फ हम उसको अकाउंटिंग करते हैं, इसको कहते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना। एक होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना।
कर पॉज कर दो। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हमारे कंप्लीट हुए। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों कि हमारा एग्जांपल में मिस्टर ए कौन था, एक व्यक्ति था जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। ये कौन है इसके लिए, इस बिजनेस के लिए, क्योंकि हम तो इसके लिए वर्क कर रहे हैं ना, हमें तो यहां ध्यान रखना है। तो ये कौन हुआ, ओनर, है ना। ओनर भी कह देते हैं इसे, प्रोप्राइटर भी कहते हैं इसे, है ना। और कौन कहते हैं इसे, शेयर होल्डर भी कहते हैं कंपनी के केस में, अगर हम कंपनी में कर रहे हैं तो, ठीक है। ओनर है, प्रोप्राइटर है, शेयर होल्डर है, ठीक है। अब ये देखो कि हम इसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसके यहाँ पर। तो ये बिजनेस जिन व्यक्तियों से भी लेन देन करेगा उनके नाम के अकाउंट्स ओपन करेगा, ठीक है। अब उनके नाम के जब अकाउंट्स चलाएगा, मानो हमने एक्स से लेन देन करा तो एक्स का अकाउंट हम अपने यहाँ ओपन कर लेंगे, इससे भी लेन देन करेंगे तो इसका अकाउंट भी ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मालिक है तो हम मालिक के नाम से अकाउंट नहीं ओपन करते, ठीक है। क्या ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट ओपन करा जाएगा, यानी मालिक जो भी कुछ लगाता है हम उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल का मतलब वो रिप्रेजेंट इसको ही करेगी। कैपिटल मीन्स किसने पैसे इंट्रोड्यूस करे हैं, मिस्टर एक्स ने। तो यानी एक बात क्लियर होती है कि मिस्टर एक्स जो भी कुछ इस बिजनेस में लगाएगा उससे क्या कहेंगे हम, कैपिटल, है ना। जो भी कुछ बिजनेस से, ये मैंने इंट्रोड्यूस लिख देता हूं, है ना। और जो भी कुछ विड्रॉ करेगा यानी निकालेगा बिजनेस से, उसको क्या कहते हैं हम, ड्रॉइंग, ठीक है बच्चों। अगर बिजनेस में पैसे लगाता है तो हम कैपिटल का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, अगर निकालता है तो ड्राइंग का। यानी ये दोनों अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मिस्टर ए को, ठीक है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति बिजनेस में कुछ लाता है तो हम उसी के नाम से खोलेंगे, अगर कुछ निकाल लेता है बिजनेस से तो उसी के नाम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमें बेसिक से ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि कैपिटल और ड्राइंग, ये दोनों का मीन्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों। कैपिटल का मीन्स समझ में आ गया और ड्राइंग्स का मीन्स समझ में आ गया, है ना। अब एक और वर्ड समझते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है। वैसे तो बच्चों लगभग पता ही होगा इसको, है ना, लेकिन और समझते हैं कि लाइबिलिटी क्या क्या होती हैं, है ना। मीन्स, लाइबिलिटी मीन्स, सीधा अगर मैं बेसिक टर्म्स में बताऊं कि अगर इस बिजनेस पर किसी को कुछ देने की जिम्मेदारी है, मानो बिजनेस ने लोन ले लिया किसी से, तो अब वो लोन वापस भी तो देना होगा, है ना। तो वो क्या है, लाइबिलिटी है लोन को वापस देने की, यानी जिम्मेदारी जो है वो लाइबिलिटी है, ठीक है। और किसी से उधार गुड्स खरीद कर ले गया आगे, यानी क्रेडिट परचेज कर ली, तो उसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो वो क्या है, वो भी लाइबिलिटी है। उसको पेमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो क्या होगी, लाइबिलिटी। और क्या हो सकती है, और मानो एक मिस्टर ए है, वो हमारे बिजनेस में एम्प्लॉय है, काम करता है, उसको 1 महीने हो गए काम करते करते, हमने उसको 1 महीने बाद सैलरी दे दी। तो जब हमने सैलरी दे दी, क्या हुआ, वो एक्सपेंस हो गया। कौन सा वाला, ध्यान करो, सैलरी किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है, एक्सपेंस भी कहते हैं। तो अगर हमने सैलरी नहीं पेड करी उसे, अगर सैलरी नहीं दी
तो वो सैलरी क्या बन जाएगी, फिर हमारे लिए जिम्मेदारी बन जाएगी कि हमारे यहाँ जो काम कर रहा व्यक्ति है उसको पैसे देने हैं भाई, उसने हमारे 1 महीने तक काम किया है, हमारी ड्यूटी बनती है उसको पेमेंट करने की, ऑब्लिगेशन टू टेक द पेमेंट ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, फिर वो सैलरी क्या बन जाती है, आउटस्टैंडिंग बन जाती है। यानी आउटस्टैंडिंग का मीन्स देनी बाकी है, उसने हमारे लिए वर्क कर दिया, हमें सैलरी का पेमेंट करना है, तो वो क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। तो ऐसे ही लायबिलिटी की क्लासिफिकेशंस होती हैं बच्चों। तो लायबिलिटी होंगी कितनी तरीके की, एक होगी इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस में किसने बिजनेस स्टार्ट करा, मिस्टर ए ने। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ए और बिजनेस दो अलग अलग व्यक्ति हैं। यानी मैं बिजनेस ये सोच रहा हूं कि ओनर ने मुझ पे कैपिटल लगाई है, तो अब बिजनेस की जिम्मेदारी क्या है, वो कैपिटल भी लायबिलिटी है, इस बिजनेस का अपना पैसा नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ए दो अलग अलग व्यक्ति हैं या नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस और बिजनेसमैन, ये पैसा ए का है, ये जो कैपिटल है, मानो इसने 1 लाख रुपए लगाए है ना, ये लो 1 लाख रुपए लगा दिए, और ड्यूरिंग द ईयर उस पर प्रॉफिट भी हो गया। जब उसने पैसे लगाए होंगे, कितना प्रॉफिट हो गया, 10,000 का, है ना। और ड्राइंग कितनी कर ली होगी, मान लेते हैं 5,000 की ड्राइंग कर ली होगी। तो ये जो 1 लाख प्लस 10,000 हुए हैं, प्रॉफिट कमा लिया ना, तो अब बिजनेस को कितना पैसा देना अपने मालिक को, 1 लाख प्लस 10,000, और जो उसने ले गया हमसे 5,000 उसे काट लेंगे। तो 1,05,000 को किसके लिए जिम्मेदारी है, मालिक के लिए। तो उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, एक तो इंटरनल लायबिलिटी होती है, दूसरा क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बच्चों ये भी 2 तरह की होंगी, या तो ये नॉन करंट लायबिलिटी होंगी, या ये होंगी करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होंगी, यानी लायबिलिटी का मीन्स ऑब्लिगेशन टू पेमेंट, हम पे जिम्मेदारी है किसी को पैसे देने की। ठीक है, तो अगर वो पैसा, ये तो मालिक का अलग हो गया है ना, ये तो कैपिटल हो गई अलग, इसको तो अलग ही कर देते हैं। ये बाहर के लोगों की जिम्मेदारी है, ये बिजनेस को अपने मालिक को देने हैं, ओनर को, ये बाकी आउटसाइडर को देने। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइडर के लिए। ठीक है, अब ये देखो कि एक्सटर्नल भी 2 तरह से, या तो करंट होगी या नॉन करंट होगी। नॉन करंट कौन सी होगी, जिनके पेमेंट करने की जिम्मेदारी हमें 12 महीने से ज़्यादा की है, यानी हमको पेमेंट करना है 1 साल के बाद, अभी नहीं करना, इनिशियली नहीं करना, 12 मंथ के बाद करना है, तो वो क्या हो जाती है, नॉन करंट। और जिनका पेमेंट हमें 12 मंथ के अंदर ही करना है, यानी 12 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर हमें उनके पेमेंट करने की जिम्मेदारी है। गुड्स खरीद लिया हमने किसी से उधार, तो हम ये मानकर चलें कि उसको पेमेंट 1 साल के बाद देंगे, या ये मानकर चलें कि अभी देना है, अगर है ना। तो जनरली ये माना जाता है कि जिससे हम गुड्स उधार खरीद कर लाए हैं उसको 12 महीने के अंदर अंदर ही पेमेंट करना होगा, जल्दी ही पेमेंट करना है कुल मिलाकर। तो कुछ डिफाइन होते हैं, प्री डिफाइन, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक का लोन हर महीने इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट 12 मंथ की होंगी वो कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी, करंट लायबिलिटी। और जितनी भी इंस्टॉलमेंट 12 मंथ के बाद की होंगी वो कौन सी हो जाती है, नॉन करंट। दूसरा एग्जांपल, अगर किसी बच्चे ने किसी व्यक्ति ने हमें 10,000 रुपये उधार दिए और कह दिए कि 2 साल बाद दे देना, तो फिर वो कौन सी लायबिलिटी हो जाती है हमारे लिए, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी में लिख लेंगे हम बच्चों, पेमेंट कब करना है, मोर देन 12 मंथ, पेमेंट करने की जिम्मेदारी है मोर देन 12 मंथ, और विद इन 12 मंथ
यहाँ 12 मंथ के अंदर ही करना है, नोट कर लें जल्दी से।